हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। क्वेश्चन है अगला, साइक्लोट्रॉन। पीछे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का क्या जान लिया, पथ। अगर एक क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता था, रेखीय होता था। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता था तो पथ क्या होता था, वृत्ताकार होता था। और अगर क्षेत्र से कुछ कोण पर प्रवेश कर रहा था तो उसका पथ क्या आया था, कुंडली के रूप में आया था। ठीक है, अब चलते हम साइक्लोट्रॉन के बारे में जानेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है, किसके बारे में जानेंगे, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी धन आवेशित कण को या किसी आवेशित कण को तीव्र वेग यानी तीव्र ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, त्वरित किया जा सकता है। हम तीव्र वेग से त्वरित कर सकते हैं, हम बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। किसी आवेशित कण को अगर हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा देनी है तो हम सीधे किससे प्रयोग करेंगे, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करेंगे। और इसकी सहायता से हम आवेशित कण को तीव्र वेग या अत्यधिक ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी आवेशित कण, इसमें आवेशित कण धन आवेशित कण को हम कौन सा वेग, तीव्र वेग या बहुत अत्यधिक ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। इसे बात करें तो इसे लॉरेंज नामक और लिविंगस्टन नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको क्या किया, बनाया। सन 1934 में बनाया। तो हम इसकी रचना, क्रियाविधि, सिद्धांत समझते हैं। सबसे पहले सिद्धांत की बात जानें। सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन निम्न दो सिद्धांतों पर काम करता है। नंबर, पहली बात, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, कौन सा कण, कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो वह तीव्र वेग से त्वरित हो जाता है। कौन से वेग से त्वरित हो जाता है, पीछे हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र वाली पाठ में कि जब किसी आवेशित कण को हम वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहला पार्ट यही है इसका, जब किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह क्या हो जाता है, तीव्र वेग से त्वरित हो जाता है। और बार बार गुजारा जाता है तो वह बार बार क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, जिससे बार बार उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो पहले पार्ट में, पहले वैद्युत सिद्धांत का पहला पार्ट, सबसे पहले जब किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह तीव्र वेग से क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण क्या होता है, त्वरित होता है, पहला। दूसरी बात, जब चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है यह कौन, आवेशित कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह, तो कौन, आवेशित कण कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। दो बातें ध्यान रखेंगे, इसका सिद्धांत दो बातों पर काम करता है। जब साइक्लोट्रॉन में हम कोई आवेशित कण प्रवेश कराएंगे तो कौन सा क्षेत्र लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जिससे वह क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। फिर कौन सा क्षेत्र लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो कौन से पथ पर घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, लेकिन इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइक्लोट्रॉन जो है वह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी आवेशित कण को तीव्र वेग से क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, बार बार त्वरित कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ होने के कारण आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, तो इसका सिद्धांत निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है, तीव्र वेग से क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। दूसरी बात क्या है, क्षेत्र के जब लंबवत प्रवेश करता है, किसके लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो आवेशित कण कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कौन से पथ पर गति करता है, वृत्ताकार। तो सीधी सी बात, साइक्लोट्रॉन में हम वैद्युत क्षेत्र भी आरोपित करने वाले हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित करने। अब बात करें साइक्लोट्रॉन की रचना, तो हम रचना के लिए यहाँ पे सिद्धांत को हटा दे रहे हैं क्योंकि चित्र बड़ा है और क्रिया विधि जाने। साइक्लोट्रॉन की रचना, इसमें दो डी आकार की दो खोखले बर्तन होते हैं। कैसे आकार के, डी आकार के। तो इस चित्र को ही हम बनाते हैं। बराबर कटे, छोटे बड़े हैं और थोड़े से यहाँ। इसमें दो डी आकार की, एक डी आकार का यह बर्तन है, थोड़ी मोटाई होगी इसमें, ऐसी इसमें भी, ठीक है। ये दो डी आकार की क्या है, बर्तन है। सीधी सी बात है, हम बताएं एक कैसे बर्तन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बाजार में पहुंचे तो एक मिठाई जो है एक गोल से बर्तन में रखी होती है, उसका ढक्कन खोल के निकाल ली जाती है, फैला फैला हुआ रबड़ी। देखना कांच का बर्तन दो चार मिठाई वाले हैं कहीं रखे होंगे, वो एक ट्रे टाइप की, एक थाली टाइप की गोल होगी, उसके ऊपर क्या लगे होंगे, एक ढक्कन होगा ढांकने का, एक खोलने का। तो मीन्स एक ऐसा ही हमने यहाँ पे जो बनाया, डी आकार के हैं ये, डीज कहेंगे इन्हें अपन, डीज D1 और डीज D2। तो डीज हो गई इसमें सबसे पहले, डीज D1 व D2। क्या हुआ, इसमें दो डी आकार की, ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें बस, सही सा चित्र में। अब छोटा हो गया, क्या है, इतनी में फर्क आ गया, चलो ठीक है, का इसमें दो डी आकार के क्या होते हैं, खोखले बर्तन होते हैं। एक D1 हो गया और दूसरा बर्तन क्या हो गया, D2 हो गया। यह दोनों जो डीज हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखे होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के क्या होता है, लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र इनके तल के क्या है, लंबवत। कहाँ की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। तो डीज के तल के लंबवत क्या है, यह है ऊपर की ओर। इसमें दो खोखले बर्तन, जो वृत्ताकार खोखले बर्तन होते हैं डी आकार के, जो इस प्रकार रखे होते हैं कि इनके व्यास जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इनके व्यास जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। देखो ये व्यास है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इन दोनों बर्तनों के बीच बहुत अल्प दूरी होती है। इनके बीच की दूरी क्या है, यह है अल्प है, बहुत कम रखी जाती है, निकट रखे जाते हैं। तो एक खोखला बर्तन हमने यहाँ पर बनाया D1 और एक इनको एक दूसरे के इस प्रकार रखा कि इनके जो व्यास हैं वो एक दूसरे के समांतर और कैसी दूरी पर है, अल्प दूरी पर। इन्हें D1 और D2 कह दिया। इन दोनों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का साइन है, ध्यान रखेंगे। यह ऐसा जो बना होता है वो AC करंट होता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं जिसकी आवृत्ति 10⁻7 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻7 हर्ट्ज होती है। 10⁻7 हर्ट्ज की आवृत्ति हमने क्या जोड़ दी, प्रत्यावर्ती धारा इसके सिरों पर, इन दोनों डीजों पर जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक P बिंदु, बिल्कुल मध्य में एक P स्रोत होता है, P, जो क्या करता है, धन आवेशित कण उत्पन्न करता है। कौन सा कण उत्पन्न करता है, यहाँ धन आवेशित कण से मतलब है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, एल्फा कण आदि। धनावेश से मतलब है यह प्रोटॉन भी उत्पन्न कर सकता है या कोई दूसरी व्यवस्था ड्यूट्रॉन उत्पन्न कर सकता है, या कौन सा कण उत्पन्न कर सकता है, एल्फा कण उत्पन्न
कर सकता है। क्या कहा इसमें, दो डीज खोखले बर्तन D1 व D2 होते हैं, इस प्रकार रखे होते हैं, इनके व्यास एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इनके व्यास एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। यह निर्वात में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, और निर्वात में स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं, जिसकी आवृत्ति 10⁻7 हर्ट्ज होती है। इनके बीच में एक पी स्रोत होता है, जो कौन से कण, धन आवेशित कणों का क्या करता है, उत्पादन करता है। कौन से कणों का उत्पादन करता है, धन आवेशित कणों का क्या करता है, उत्पादन करता है। यह दोनों डीज एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, यह चुंबकीय क्षेत्र है बी में रखा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों डीजों के तलों के लंबवत कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। तो सीधी सी बात है, साइक्लोट्रॉन में दो खोखले बर्तन लेना है, D1 व D2, इस प्रकार रखना है कि इनके व्यास एक दूसरे के क्या रहें, समांतर रहें, और कैसी दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, निर्वात में स्थित हो। निर्वात में होने से फायदा क्या होगा, इससे जो धन आवेशित कण निकलेगा, निर्वात होने के कारण वह आयनों से नहीं टकराएगा और ऊर्जा की हानि नहीं होगी। हमें इन आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ानी है, ना कि ऊर्जा की क्या करनी, हानि। यहाँ वातावरण में वायु है, अगर धन आयन कण यहाँ आएगा तो वायु को काय में तोड़ेगा, आयनों में, और आयन धन आयन से टकराएंगे, मीन्स आवेशित कणों से, तो ऊर्जा की क्या होगी, हानि। क्यों, धनावेश ऋणावेश से जाके टकराएगा, आकर्षण होगा, प्लस और माइनस। तो इसे हमने निर्वात में रखा, इसे काय में रखा, निर्वात में रखा, और निर्वात में रखा जिसके कारण जो धन आयन उत्पन्न होंगे वह आयनों से नहीं टकराएंगे, ऊर्जा की हानि नहीं। इन दोनों डीजों को एक वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रिक पावर हमने यहाँ से सप्लाई दी, कितना, 10⁻7 हर्ट्ज की, हो गई इतनी बात। इन दोनों डीजों को बंध में एक पी बिंदु होता है, जो कि क्या उत्पन्न करता है, धन आवेशित कणों का उत्पन्न करता है। धन आवेशित कण से मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि का उत्पादन करता है, लगातार उत्पादन कर सकता है। इन दोनों डीजों को एक ऐसे वैध चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जो इनकी डीज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। यह है इसकी रचना। सीधी सी बात, साइक्लोट्रॉन में सबसे पहली बात बताई, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी आवेशित कण को तीव्र ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीव्र वेग प्रदान किया जा सकता है, पहली बात। इसके बाद बताई, साइक्लोट्रॉन में निम्नलिखित दो बातों पर काम करता है। नंबर पहली बात, कौन से क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण प्रवेश करता है, कौन सा कण प्रवेश करता है, आवेशित कण प्रवेश करता है, तो वह तीव्र वेग से क्या हो जाता है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आवेशित कण कौन से पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो हमें यहाँ पर कौन सा क्षेत्र भी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए। जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम करेंगे तो हमारे पास एक वेग फिल्टर बनेगा, जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो ये दोनों लग गए। अब इसके बाद क्या कहा हमने, ये डीज के बीच में एक बिंदु पी लिया, जो क्या उत्पादन करेगा, धन आयनों का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र भी लगाया इसमें रचना में, चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया, दो डीज खोखले बर्तन लिए, काय में रखे, निर्वात में रखे। कहाँ रखे जे, निर्वात में, ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसकी क्रिया विधि समझें। सबसे पहले बात करें, जब पी बिंदु पर कोई धन आयन उत्पन्न होता है, कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ धन आवेश से मतलब अगर यह प्रोटॉन उत्पन्न कर रहा हुआ तो प्रोटॉन भी हो सकता, न्यूट्रॉन भी हो सकता, अल्फा कण भी हो सकता, ऐसे धन आवेशित कण को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ से कोई जैसे ही धन आवेश उत्पन्न हुआ तो वह जैसे ही यहाँ हाथ में इस समय डीज D1 ऋण और D2 क्या होती है, धन। जैसे ही हमने इस पर कोई धन आवेश उत्पन्न होता है, और यदि डीज D1 ऋणात्मक और डीज D2 क्या है, धनात्मक। क्यों, प्रत्यावर्ती धारा में चक्र जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक बदलते रहते हैं। ये है प्रत्यय, आधा चक्र धनात्मक, फिर आधा चक्र, फिर धनात्मक, और फिर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट में प्लस माइनस चक्र दोनों होते रहते हैं। आधा चक्र धनात्मक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्र है, आधा धनात्मक है जिसका भाग, आधा भाग क्या है, फिर आधा क्या है, फिर आधा, यह क्रम चलता रहता है। तो हम सबसे पहले पी बिंदु पर जैसे ही कोई धनावेश उत्पन्न होता है तो डीज D1 ऋणात्मक और D2 क्या होती है, धनात्मक होती है, जिसके कारण पी पर उत्पन्न
धन आवेशित कण कहाँ की ओर जाएगा, डीज D1 की ओर जाता है, डीज D1 की ओर। क्यों, यहाँ जो भी धन आवेश उत्पन्न होगा वो किसकी ओर जाएगा, धन आवेश की ओर जाएगा। प्लस का आवेश है, प्लस आवेश किसकी ओर जाएगा, माइनस। सबसे पहले हमने कहा डीज D1 यदि ऋणावेशित है और डीज D2 क्या है, धनावेशित है। प्रत्यावर्ती धारा के किसी चक्र में डीज D1 ऋणात्मक और डीज D2 धनात्मक है, तो इस समय P पर उत्पन्न आवेशित कण कहाँ की ओर जाएगा, डीज D1 की ओर जाएगा। और जैसे ही वह डीज D1 में प्रवेश करेगा, क्या होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, कौन सा क्षेत्र भी है साथ में, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह आवेशित कण कौन से पथ पर गति करने लगेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। क्यों, हमें मालूम है, कल हमने जाना है पीछे वाले भाग में, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसमें कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगेगा, बल। उस बल की दिशा हमने किससे निकाली थी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम से। कैसे निकाली थी बल की दिशा, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावें, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा, धनावेश वहां को प्रवाहित हो रहा है, तो बल कहाँ को लग रहा, तो ये ऊपर की ओर मुड़ेगा और वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कौन से क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जब ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ये घूमेगा, आधा चक्कर घूमने पर, कितना चक्कर घूमने पर, आधा चक्कर घूमने पर यह डीज D1 से D2 में प्रवेश करेगा। क्यों प्रवेश करेगा, ये सोचने वाली बात है। आधा चक्कर, जब ये आधा चक्कर घूमेगा उतने समय में ही प्रत्यावर्ती धारा का भी कौन सा चक्कर, आधा चक्र बदल, जिससे डीज D1 धनात्मक और डीज D2 क्या हो जाएगी, अब ऋणात्मक हो जाएगी। क्यों, इसका वेग उसी हिसाब से है, वेग तो इसने दिया, और जब वृत्ताकार पथ पर किसके कारण घूमा, इसके कारण। जब ये आधा चक्र घूम के इसके बीच में आएगा यहाँ, ठीक इसी समय डीज D1 व D2 के आवेश बदल जाएंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र समाप्त हो चुका होगा। आवृत्ति नहीं बदलती, जितने समय में ये आधा घूम रहा उतने समय में यहाँ प्रत्यावर्ती धारा भी आधी घूम रही। तो अब डीज D1 धनात्मक और डीज D2 क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, जिसके कारण यह आवेशित कण अब डीज D2 में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही डीज D2 में प्रवेश करेगा तो कौन से पथ पर घूमेगा, यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगा, यह त्वरित होगा, त्वरित होने के कारण वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने के कारण पथ बढ़ जाएगा, लेकिन समय फिर उतना ही लगेगा आधा चक्कर घूमने में। क्यों, हम क्षेत्र भी तो लगा, इस क्षेत्र के कारण इसका वेग बढ़ेगा। फिर से सुनो, यहाँ से धनावेश उत्पन्न हुआ था, क्षेत्र होने के कारण यह क्या था, ऋणात्मक, और यह डीज क्या थी, धनात्मक। यह आवेशित कण किस में प्रवेश कर गया, डीज D1 में प्रवेश, लेकिन डीज में क्या भी लगा था, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह कौन से पथ पर घूमा, वृत्ताकार पथ पर घूमा। इसका जो वेग था वो इसके कारण था, तो उस वेग के कारण यह जैसे ही आधा चक्र घूमा, जी बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, उसी हिसाब से इसका वेग बढ़ता जाएगा। आधा चक्र घूमने, जैसे ही घूम जाएगा जी आधा चक्र, ठीक प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र भी बदल जाएगा, जिसके कारण अब डीज D1 धनात्मक और डीज D2 क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, जिसके कारण अब यह आवेशित कण डीज D2 में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही इसमें प्रवेश करा तो इधर पर जैसे प्रवेश किया वो यह त्वरित हो जाएगा, एक क्षेत्र से निकल के फिर से नए क्षेत्र में गया। इतने में अंतराल है ना, यहाँ इधर वाले में प्रवेश किया था तो वही क्षेत्र लग गया था, जब फिर से विद्युत क्षेत्र मिला यहाँ से यहाँ तक, तो यह फिर से त्वरित हुआ होगा। त्वरित होने के कारण इसका वेग बढ़ा होगा, बड़े वेग के कारण यह डीज D2 में प्रवेश करता है, और वेग बढ़ने के कारण वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन से पथ पर घूमेगा, वृत्ता। और हमने पीछे पढ़ा R बराबर mv/, वेग बढ़ा तो त्रिज्या भी बढ़ी। जैसे ये यहाँ से यहाँ गया तो क्षेत्र के कारण इसको त्वरण मिला होगा, उस त्वरण के कारण इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब आधा चक्कर जब ये घूम लेगा, तेजी से चला तो बड़ा पथ तय करेगा उतने ही समय में, और जब बड़ा पथ तय करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आधा चक्र घूमने के बाद जब जैसे ही ये डीज D2 से निकलेगा, तुरंत प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र बदल जाएगा, और डीज D1 ऋण विभव पर, डीज D2 क्या हो जाएगी, धन विभव पर हो जाएगी। इस समय यह आवेशित कण पुनः डीज D2 से कहाँ जाएगा, D1 में जाएगा, और पुनः त्वरित होगा। एक बार यहाँ त्वरण बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर प्रवेश करने पर फिर क्यों क्षेत्र बदल गया, यहाँ पर त्वरण बढ़ जाएगा। त्वरण बढ़ने के कारण इसका वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ने के कारण अब यह और बड़े वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। फिर वही आधा चक्कर घूमेगा,
फिर यहाँ से इधर निकलेगा क्षेत्र से बाहर और फिर नए क्षेत्र में फिर त्वरित होगा। यह क्रम क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इसका वृत्ताकार पथ उसी आवृत्ति से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब यह आवेशित कण कहाँ पहुंच जाएगा, बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाएगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। इस समय हम इससे आवेशित कण को निकालकर एक विक्षेपक माने जहां टारगेट करना है, टारगेट पर इसको डाल देंगे, जहां अपन को इसको उच्च वेग का, उच्च त्वरण का आवेशित कण चाहिए, वहां पर इसको फोकस कर देंगे, वहां इसे क्या कर देंगे, टारगेट कर देंगे। यहां से निकाल लेंगे, कोई क्षेत्र नहीं लगाएंगे, वो निकल जाएगा और निकल जाएगा। हमें तीव्र वेग से त्वरित आवेशित कण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। पूरी क्रियाविधि ध्यान से सुनेंगे फिर से। सबसे पहले हमने कहा सर्वप्रथम इसमें P बिंदु से कौन सा कण, धन आवेशित कण जैसे ही उत्पन्न होता है तो यह आवेशित कण उत्पन्न होते ही साथ इस पर प्रत्यावर्ती धारा आरोपित हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार आरोपित होती है, पहले d1 ऋणात्मक और d2 क्या हो, धनात्मक। d1 के ऋणात्मक होने के कारण P से उत्पन्न धनावेशित कण किस में प्रवेश करता है, d1 में प्रवेश करता है। चूंकि निर्वात है इसके बीच में, इसलिए यह धनायनों से नहीं टकराता, ऊर्जा की हानि नहीं। जैसे ही d1 में यह प्रवेश करता है तो कौन सा क्षेत्र लगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह d1 में कौन से पथ पर घूमने लगता है, वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। आधा चक्कर जब यह घूम जाता है तो d1 से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी समय प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित हो जाती है और प्रत्यावर्ती जे आधा चक्कर घूमने के बाद आधा चक्कर जे वाला, इसके बदलने के कारण अब d1 कौन से विभव पर, धन विभव पर, d2 कौन से विभव पर, ऋण विभव पर आ जाती है, जिसके कारण d1 से निकला आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से पुनः त्वरित होता है और तीव्र वेग के कारण किसमें प्रवेश करता है, d2 में प्रवेश। क्यों प्रवेश कर गया, क्योंकि यह माइनस का और धन आवेशित कण था, तो प्लस कण माइनस की ओर आकर्षित होगा, तो इस तरफ हो जाएगा। जैसे ही d2 में प्रवेश करता है तो कौन से क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर तीव्र वेग, जो बड़े वेग से क्या होने लगता है, गति करने लगता है, जिससे इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। वेग बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गई, लेकिन समय तो उतना ही लगेगा और वह आधा चक्कर घूमने पर d2 से निकल आता है। जैसे ही d2 से निकलता है क्या बदल जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आधा धनात्मक चक्र बदल जाता है, जिसके कारण अब d1 ऋणात्मक और d2 क्या हो जाती है, धनात्मक। जैसे यह ऋणात्मक हुई तो यहाँ से निकला, जो d1 से निकला आवेशित कण था, वह पुनः त्वरित होगा इतने के बीच, कि इतने के बीच क्षेत्र नहीं है, एक क्षेत्र से फिर इस क्षेत्र में जा गया तो फिर से ऊर्जा मिलेगी इसे, और तीव्र वेग से क्या होता है, d1 में प्रवेश कर जाता है। यह क्रम चलता रहता है। इस आवेशित कण का वेग लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब यह आवेशित कण बिल्कुल किनारे पर होता है तो इस समय इसका वेग क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। यह आवेशित कण तीव्र वेग से त्वरित हो जाता है। अब इसको हम एक विंडो होती है यहाँ पर, W कह लेंगे, यहाँ एक विंडो बनाएंगे, एक विंडो होगी ये W। इस विंडो से इसे विक्षेपित कर या निकाल कर टारगेट पर फोकस कर देते हैं, टारगेट पर डाल दिया जाता है जहां में इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमें तीव्र वेग वाला, बार बार हमने इसका वेग उसी क्षेत्र से बार बार बढ़ा, क्योंकि हमें मालूम है प्रत्यावर्ती धारा में आधा चक्र धनात्मक होता है। इस आवृत्ति से चल रहा है सब चक्र, तो इस आवृत्ति से चल रहा है तो इतने चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में, तो इतनी बार हम इसे त्वरित कर सकते हैं, डबल बार त्वरित कर सकते हैं। हर आधे चक्कर के बाद हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, त्वरित। और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण हम वहीं उसे क्या घुमा रहे हैं, वृत्ताकार, यानी कम जगह में ही बार बार हम इसका त्वरण बढ़ाते जा रहे हैं। तो यह जो है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या बताया, फिर से एक बार पूरा हम रिपीट कर देते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी आवेशित कण को, कौन से कण को, आवेशित कण को हम तीव्र वेग से क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऊर्जा आवेशित कण को प्रदान कर सकते हैं। इसको बात करें तो इसका सिद्धांत वाली बात आती है, जब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को प्रवेश कराया जाता है तो वह कौन से वेग से, तीव्र वेग से त्वरित हो जाता है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं,
तो वह तीव्र वेग से क्या हो जाता, तो हम प्रवेश कराएंगे बार बार, तो बार बार प्रवेश कराएंगे, गैप छोड़ दिया, एक इससे निकला इसमें प्रवेश किया, फिर इधर से निकला इसमें प्रवेश किया, तो यहाँ भी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और यहाँ भी इसकी, हर एक चक्कर में कितनी बार गतिज ऊर्जा बढ़ रही, 2 बार, एक बार इधर से इधर और पूरा एक चक्कर यहीं तो होगा पूरा। तो यानी पहले वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, आवेशित कण को क्या करेंगे, त्वरित करेंगे, आवेशित कण को क्या किया हमने, त्वरित किया एक बार। फिर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ये कौन से पथ पर घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो हम बार बार वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे उसी आवृत्ति से, आवृत्ति नहीं बदलने देंगे, आवृत्ति इसकी चल रही उसी आवृत्ति से, आवृत्ति नहीं बदलेगी, जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो ये बार बार क्या होगा, त्वरित होगा। तो हमें यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं करनी, एक वैद्युत क्षेत्र लगाना है और एक चुंबकीय क्षेत्र लगाना। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा जो होती वैद्युत क्षेत्र के कारण के बराबर क्या होती, QV, के बराबर क्या होती, QV। तो एक चक्कर पे, आधे चक्कर पे हम इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ा लेंगे वोल्टेज के कारण, फिर आधे चक्कर पे, एक चक्कर में कितनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, 2QV, एक चक्कर में 2 बार बढ़ेगी, तो एक बार में बढ़ी QV, दूसरी बार में बढ़ी QV, तो एक चक्कर में इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2QV हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले साइक्लोट्रॉन लिया, इसमें 2 D आकार के खोखले बर्तन होते हैं जिन्हें इस प्रकार रखा जाता है कि इनके व्यास एक दूसरे के क्या रहें, समांतर हैं, एक दूसरे के क्या रहें, समांतर हैं। इनके बीच में जो व्यास के बीच में अंतराल है वो बहुत कम होना चाहिए, अंतराल है क्योंकि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन एक डीज से दूसरे डीज में निकलने पर क्षेत्र है। जब यहाँ से निकला यहाँ गया तो क्षेत्र त्वरित काम कर रहा है, लेकिन निर्वात में क्षेत्र नहीं, तो यहाँ हमने बिल्कुल बीच में निर्वात रखा। अब आ गई बात इसके बाद, जब समानता, इनके बीच में P बिंदु होता है जो कि धन आवेशित कणों का स्रोत होता है। कौन से कणों का स्रोत होता है, धन आवेशित कणों का स्रोत होता है, जिससे हम कौन से कण उत्पन्न कर सकते हैं, धन आवेशित कण। धन आवेशित कण से मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि। ठीक है, धन आवेशित कणों का स्रोत होता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इन दोनों डीजों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। इसकी आवृत्ति 10⁻⁷ हर्ट्ज होती है। यह दोनों डीजें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी जाती है, क्षेत्र इन दोनों डीजों के तल के लंबवत कहाँ की ओर, ऊपर की। अब क्रिया विधि समझे। P बिंदु पर कोई जब धनावेशित कण उत्पन्न होता है और डीज पर हम प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज इस प्रकार लगाते हैं कि डीज D1 ऋण विभव पर और डीज D2 धन विभव पर होती है, तो इस समय P पर उत्पन्न धनावेशित कण डीज D1 में प्रवेश कर जाता है। क्यों, यह डीज माइनस की है और यह प्लस का आवेश उत्पन्न हुआ। यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ वो कैसा है, प्लस का Q। तो प्लस का Q आवेशित कण कहाँ जाएगा, डीज D1 में प्रवेश करेगा। जैसे ही यह प्रवेश करता है, डीज में चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह आवेशित कण कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, और जब यह आधा चक्र घूम जाता है तो डीज D1 से बाहर निकल जाता है। इसी समय ठीक इसके आधा चक्कर घूमने पर प्रत्यावर्ती धारा का भी आधा चक्र बदल जाता है, जिसके कारण डीज D1 अब कौन से विभव पर, धन विभव पर, और डीज D2 कौन से विभव पर, ऋण विभव पर आ जाती है, जिसके कारण डीज D1 से निकला आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से पुनः त्वरित होकर डीज D2 में क्या कर जाता है, प्रवेश। जैसे ही प्रवेश कर गया तो अब वृत्ताकार पथ पर चलेगा, वो आधा वृत्ताकार पथ पर चला। जैसे ही वो इस डीज से निकला, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का चक्र बदल जाएगा और डीज D1 कौन से विभव पर हो जाएगी, फिर से ऋण विभव पर, डीज D2 कौन से विभव पर, धन विभव पर, जिसके कारण अब आवेशित कण पुनः त्वरित होकर डीज D2 से निकल के कहाँ चला जाएगा, D1 में। फिर आधा चक्र घूमेगा, जैसे ही यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र बदल जाएगा और डीज D1 धन विभव पे हो जाएगी और डीज D2 कौन से विभव पे हो जाएगी, ऋण विभव पे हो जाएगी। ये धन विभव पे होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, तुरंत आवेशित कण पुनः त्वरित होकर डीज D1 से कहाँ चला जाएगा, D2 में। यह क्रम क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। वो आवेशित कण जो होगा वो क्या होता जाएगा, त्वरित होता जाएगा। जब यह आवेशित कण परिधि के निकट होगा डीज की, तो इस समय इसका वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस समय इस आवेशित कण को हम विंडो द्वारा निकाल कर विक्षेपित कर टारगेट पर फोकस कर देते हैं, जहां हमें आवश्यकता। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, बात ये उठ रही है।
इससे हमें आवेशित कण को तीव्र वेग से त्वरित कराकर नाभिकीय क्रियाओं में प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी क्रियाओं में? हमें कोई नाभिक है, उसमें हमें मान लो एक प्रोटॉन चाहिए क्रिया कराने के लिए, प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन साधारण वेग पर प्रवेश नहीं करता नाभिक में, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उच्च वेग पर त्वरित करना पड़ेगा। जब वो उच्च वेग पे होगा तब वो है नाभिक में जाएगा अंदर। तो नाभिक में पहुंचाने के लिए हमें कौन से वेग पे बनाना पड़ेगा? पहले आवेशित कण को उच्च वेग पे त्वरित करना पड़ेगा। तो त्वरित कैसे होगा? साइक्लोट्रॉन से होगा। जब ये तीव्र वेग से त्वरित हो जाएगा और किसी नाभिक पर डालेंगे, उसके नाभिक में चला जाएगा तो नाभिक बदल जाएगा। यानी एक प्रोटॉन इसमें गिरने पर, नाइट्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन आने पर क्या क्रिया होगी? यानी नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन के त्वरित कणों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों को बदलने के लिए, मान लो यूरेनियम है या थोरियम है, हमें यूरेनियम में बदलना तो एल्फा कण पहुंचाना पड़ेगा एक। अब एल्फा कण थोरियम में डायरेक्ट थोड़ी ऐसा कि रख दिया हमने, थोरियम रख दिया, एल्फा कण रख दिया, प्रवेश कर जाओ, अपने आप प्रवेश नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा? नेचुरल चीज है, थोरियम नेचुरल है, उसे हमें बदलना है कृत्रिम रूप से, तो उसमें हमें एल्फा कण उसके नाभिक में क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। तो साधारण वेग से प्रवेश नहीं करते, उनको पहले हमें त्वरित वेग से क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। त्वरित वेग देने के लिए, त्वरित करने के लिए, वेग उच्च देने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कर। तो इसका प्रयोग नाभिकीय क्रियाओं में, रेडियो एक्टिव पदार्थों को बदलने में किया जाता है। जहां हमें नाभिक के गुण, कोई हमें ऐसा क्रिस्टल है जिसका जो गुण है वो हमें बदलना चाहते हैं नाभिक में, तो हम इन्हीं सब चीजों से आवेशित कणों को क्या करेंगे? तीव्र वेग से गति कराएंगे। तीव्र वेग से हो जाएगा तो वह नाभिक में प्रवेश कर जाएगा, उसके गुणों को बदला जा सकता है। अब इसकी कुछ सीमाएं, कुछ काम नहीं। इससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है, उसका द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत कम होता है। 1836 का भाग दे दो तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। इतना हल्का है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। प्रोटॉन को हम त्वरित कर सकते हैं, भारी है क्योंकि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन भारी है, एल्फा कण भारी है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे इस बात को, इससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। और हम दूसरे कण, हल्के कण है जैसे पॉजिट्रॉन है इत्यादि, जिनके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के, उन्हें भी हम इससे आवेशित त्वरित नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं से मतलब कुछ और से हम एक लिमिट से ज़्यादा इसे ऊर्जा नहीं दे सकते, क्यों डी जितनी बड़ी होगी किनारे उसी हिसाब से होगा। अब चले हम इसमें आवर्तकाल कैसे निकालेंगे। हम इसकी आवृत्ति निकालना चाहते हैं, तो हम आवृत्ति निकालने की बात करें तो सबसे पहले बताया कि इसमें जब ये गति कर रहा है आवेशित कण, कौन सा कण? आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है, तो कौन से पथ पर घूम रहा है? वृत्ताकार। जब चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है तो चुंबकीय बल होगा। चुंबकीय बल क्या होगा? QVB। और कौन सा बल प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल। तो V से V कट जाएगा, तो इससे वेग का मान निकाल सकते। वेग V बराबर QBR अपॉन M। अब परिधि के नजदीक पहुंच गए तो वेग अधिकतम क्या होगा? V मैक्स बराबर QBR अपॉन R मैक्स इंटू M। अगर हम परिधि के नजदीक हैं, R का मान बहुत बड़ा है, R का मान बहुत बड़ा मान है परिधि के नजदीक, तभी वेग का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी परिधि के नजदीक, डीच की जो परिधि होगी उसके नजदीक ही वेग का मान क्या होगा? अधिकतम। हमें आवर्तकाल चाहिए तो T बराबर 2 पाई R अपॉन V रख दो जरा, क्या आएगा? R मैक्स होगा, यहाँ क्या बनेगा? 2 पाई R मैक्स अपॉन QBR मैक्स, और M कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, ये कट जाएगा। T बराबर 2 पाई M अपॉन QB। आवृत्ति कैसे निकाल लोगे? आवृत्ति N बराबर 1 अपॉन T से क्या आ जाएगी? N बराबर QB अपॉन 2 पाई। देख रहे हो वेग पर निर्भर कर रही है आवृत्ति कहीं,
नहीं कर रही, तो वेग बढ़ता जाएगा लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव, यही कारण वेग तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए हमने लिखा जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो वह वृत्ताकार पथ पर तो घूमता है लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं, उसका वेग तो बढ़ता जाएगा लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव, क्योंकि आवृत्ति वेग पर डिपेंड ही नहीं कर रही। वेग तो बढ़ रहा है इस आवेशित कण का लेकिन आवृत्ति इसकी चल रही है 10⁷ हर्ट्ज। जितने समय में यह आधा चक्र घूम रही उतने समय में यह भी आधा चक्र घूम गया, फिर ये आधा चक्र जैसे ये घूमा तो इसका भी आधा चक्र घूम गया। तो इस प्रकार आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमें आवेशित कण की कौन सी ऊर्जा निकालनी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, के मैक्स, के मैक्स बराबर 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। रखो जा वी मैक्स का मान कहीं लिखा जी, लिखा कितना है 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम, तो के मैक्स बराबर आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन, इससे क्या निकल आएगी इसकी गतिज ऊर्जा। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र के कारण भी गतिज ऊर्जा है, वो कितनी होगी 2q, एक चक्कर में बढ़ रही क्यू भी आधे में, यहां से यहां प्रवेश, फिर यहां से यहां प्रवेश किया फिर क्यू भी, तो एक चक्कर में कितनी बार बढ़ रही 2 बार, तो यानी एक चक्कर में गतिज ऊर्जा 2 बार। अगर 40 चक्कर लगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के बराबर 2qv, और अगर n चक्कर लगे तो n का गुणा और हो जाए, इतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र के कारण। और यह किस क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्रों के कारण इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, वैद्युत क्षेत्र के कारण भी और चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इसीलिए इससे जो कण होगा वो बहुत अधिक ऊर्जा का होगा, लेकिन इससे जो ऊर्जा है वो एक लिमिट में ही बढ़ाई जा सकती, क्योंकि इसकी परिधि निश्चित है। ये नहीं है किसी भी आकार का हम बनाते जाएं, आकार बढ़ाते जाएं साइक्लोट्रॉन का, तो दूसरी और दिक्कतें होंगी कि क्षेत्र उतना हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक लिमिट तक ही आवेशित कणों को हम क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आराम से तैयार करो इसे।